हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग एलिट मनीष सर की क्लासेस। ओरिजिनली इस स्टोरी को बंगाली में लिखा गया है दोस्तों, एंड इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय गायत्री चक्रवर्ती स्पीवैक। कहानी 1995 में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी एंड इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन हर एंथोलॉजी कॉल्ड इमेजिनरी मैप। मैरी ओरेयन जो कहानी की प्रोटैगनिस्ट है 18 साल की है और एक साइनोसियोर अर्थात सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनकर रहती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इज जालिम हु इज़ द बॉयफ्रेंड ऑफ मैरी। वो एक हार्ड वर्किंग लड़का है और मैरी को सिंसियरली प्रेम करता है। तीसरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कहानी की हीरोइन मैरी की मदर है जिसका नाम भिकनी है। भिकनी डिक्सन बंगलो की केयर टेकर रही थी। प्रसाद जी इज़ द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर। वो रांची से आए थे। आज़ादी के बाद जब डिक्सन्स अपना कुरुदा के बंगला छोड़कर चले गए थे तो प्रसाद जी ही यहाँ नए ओनर बनकर आए थे। लास्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इज़ तहसीलदार सिंह जिसे सिटी बास्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। कहानी के लास्ट में कहानी की हीरोइन मैरी इसी तहसीलदार या कलेक्टर सिंह का मर्डर कर देती है। सो दीज आर 5 इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। इसके अलावा और भी छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं जिन्हें हम समरी के दौरान डिस्कस करेंगे। आइए अब इन 5 इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स को थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। मैरी ओरेयन, शी इज़ एन इलेजिटिमेट 18 ईयर ओल्ड गर्ल। मैरी एक ट्राइबल वुमेन भिकनी और एक वाइट मैन डिक्सन की अवैध संतान है। 1959 में डिक्सन अपने बंगलो और फॉरेस्ट को बेचने के लिए इंडिया आया और फिर यहाँ से ऑस्ट्रेलिया चला गया, लेकिन जाने से पहले वो भिकनी को प्रेग्नेंट कर गया और तभी मैरी पैदा हुई। मैरी ओरेयन ट्राइब की दूसरी लड़कियों से ज़्यादा लंबी और खूबसूरत है। वो तोहरी मार्केट में एक क्वीन की तरह उतरती है और उसके कई सारे एडमायरर्स हैं। मैरी एक अट्रैक्टिव और इंटेलिजेंट गर्ल है दोस्तों जो अपनी जीविका कमाने के लिए खूब मेहनत करती है। वो प्रसाद जी के घर की साफ़ सफाई करती हैं, उनके जानवरों को चारागाह ले जाती हैं और इसके अलावा उनके फलों और सब्जियों को चुनकर तोहरी मार्केट में बेचने के लिए भी जाती हैं। मैरी एक कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग गर्ल है एंड शी नोज़ हाउ टू कीप मैन इन देयर लिमिट्स। अपने बचाव के लिए वो एक छोटी छुरी रखती है जिसे मसेटी कहा जाता है। मैरी एक मुसलमान लड़के से प्रेम करती है जिसकी वजह से लोग उसे मुसलमान से चिक भी कहते हैं। अगला इम्पोर्टेंट कैरेक्टर मैरी का वही मुस्लिम बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है जालिम। जालिम तोहरी मार्केटियर्स का लीडर है। वो मैरी को ट्रक ड्राइवर रतन सिंह से बचाता है जब रतन सिंह शराब पीकर मैरी के साथ ज़बरदस्ती कर रहा होता है। जालिम अपनी फैमिली को पैसे से पूरी मदद देता है और सेविंग भी कर रहा है। वो 100 रुपीज़ सेव करना चाहता है क्योंकि जालिम और मैरी ने डिसाइड किया है कि जब वो 100 रुपीज़ सेव कर लेंगे तो वो मैरिज कर लेंगे। अगला नंबर भिकनी का आता है दोस्तों। भिकनी मैरी की मदर है। आज़ादी से पहले वो डिक्सन्स बंगलो में काम करती थी। 1959 में डिक्सन का बेटा यहाँ आया और उसे प्रेग्नेंट करके चला गया। मैरी अभी तक क्रिश्चियन ही थी, लेकिन डिक्सन्स के जाने के बाद बंगलो में रहने आए नए ओनर ने उसे क्रिश्चियनिटी छोड़ने के लिए मजबूर किया। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर वही न्यू ओनर है जिनका नाम है लक्ष्मण प्रसाद। लक्ष्मण प्रसाद डिक्सन्स बंगलो के करेंट ओनर हैं दोस्तों। मैरी उन्हीं के लैंड पर काम करती है। प्रसाद जी मैरी के काम से इम्प्रेस रहते हैं
मैरी के महुआ फलों को तोड़ने और मुनाफा कमाने पर जब उनकी पत्नी मिसेस प्रसाद गुस्सा जाहिर करती है तो वो कह देते हैं, टेक नो नोटिस, हु विल क्लीन सो वेल, पास्चर द काउज सो वेल, सेल फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एंड नट्स एट अ प्रॉफिट एट तोहरी। प्रसाद जी थोड़े कंजूस तो हैं दोस्तों, वो 12 आयाओं का काम अकेले मैरी से करवाते हैं। वो अपने बेटे बनवारी की बेवकूफ़ियों से परेशान हैं। एक बार उनका बेटा अपने साथ एक सिटी बास्टर्ड को ले आया जिसने मैरी को खूब परेशान किया। साथ साथ प्रसाद जी को भी उल्लू बनाकर पैसों का खूब चूना लगाया। वही सिटी बास्टर्ड हमारी आज की स्टोरी द हंट का लास्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर और विलन भी है दोस्तों, जिसे कलेक्टर सिंह या तहसीलदार सिंह के नाम से जाना जाता है। वो एक श्रूड ब्रोकर है जो प्रसाद जी के साल के पेड़ों को खरीद लेता है। वो शादीशुदा है लेकिन फिर भी मैरी के पीछे पड़ा हुआ है और उससे कहता है कि तुम बिल्कुल हेमा मालिनी की तरह लगती हो। जब जवाब में मैरी उससे कहती है, तुम बिल्कुल बंदर की तरह लगते हो। ये जवाब सुनकर तहसीलदार सिंह और एनकरेज हो जाता है। जब वो मैरी को बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है तो मैरी स्प्रिंग फेस्टिवल में उसका हंट करने की योजना बनाती है और वो तहसीलदार सिंह को रॉक के पीछे बुलाकर अपनी मसीटी से उसका मर्डर कर देती है। स्टार्टिंग में राइटर स्टोरी की सेटिंग डिस्क्राइब करती हैं। वो हमें बताती है ये जगह गोमो डाल्टनगंज लाइन पर स्थित है। जब ट्रेन इस क्षेत्र से गुजरती है तो वो स्लो हो जाती है और कुरुदा हिल पर चढ़ते ही हाँफने लगती है। इस तरह लेखिका ने ट्रेन को पर्सोनिफाई किया है। थोड़ी देर बाद ट्रेन एक घाटी या खाई में एंटर करती है और आधे मील की खाई के दोनों ओर ब्लास्ट स्टोन्स हैं दोस्तों। आपको पता ही होगा, ब्लास्टिंग पत्थरों की चट्टानों को तोड़ने का एक तरीका होता है जो डैम, टनल या सड़क के कंस्ट्रक्शन के लिए किया जाता है। इस स्टोरी में घाटी में रेलवे लाइन बिछी हुई है। घाटी में उतरते ही ट्रेन स्पीड पकड़ती है। अब जो स्टेशन आता है उसका नाम है तोहरी। यह बहुत बिजी जगह है दोस्तों, यहाँ मार्केट भी है। इस जगह को स्टोरी में बार बार मेंशन किया गया है। यहाँ बहुत सी कोयले की खान यानी कि खदानें भी हैं। यहाँ पर पहुँची ट्रेन पर कोयला लोड किया जाता है। इस एरिया में बहुत सारे साल ट्रीज़ हैं जिनकी रिलीजियस मेडिकल वैल्यू तो है ही, साथ में कॉमर्शियल वैल्यू भी बहुत अधिक है। स्टोरी में आए प्रसाद जी के जंगलों में सॉल्ट ट्रीज़ हैं। इन सॉल्ट ट्रीज़ को वो कटवाते हैं ताकि इससे पैसा कमा सकें। कुरुदा एक साइलेंट विलेज है। तोहरी के मुकाबले में यहाँ बहुत ज़्यादा शांति रहती है। विलेजर्स ट्रेन को आते जाते रोज़ देखते हैं। ट्रेन के आने पर बैम्बू खा रहे हाथी बैम्बू छोड़कर इधर उधर भागने लगते हैं। दूर से देखने पर ये हाथी टॉय एलिफेंट्स की तरह लगते हैं। कुरुदा जैसे गांव के लोग एनुअल फीस्ट डेज के अलावा कुरुदा पहाड़ी के ऊपर के दृश्यों की ओर भी खूब आकर्षित होते हैं दोस्तों। अब मैरी ओरियन आती है। मैरी 18 साल की लड़की है। वो कद में ऊंची लंबी है, दूर से अच्छी लगती है लेकिन पास से नहीं। पास आकर देखने पर उसके चेहरे पर स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑफ रिजेक्शन नज़र आता है। पहली नज़र में आप उसे ट्राइबल कहकर नहीं पुकार सकते क्योंकि वो बाकी ट्राइबल गर्ल्स की तरह
तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन है वो एक ट्राइबल गर्ल ही। इसके पीछे की कहानी क्या है, अब ये जान लेते हैं दोस्तों। एक समय कुरुदा में किया जाने वाला टिम्बर प्लांटेशन गोरे लोगों के हाथ में था, लेकिन भारत की आज़ादी के बाद सारे गोरे लोग यहाँ से चले गए। मैरी की मदर भिकनी ऐसे ही एक अंग्रेज डिक्सन के बंगले और घर के सामान की देखरेख करती थी। 1959 में डिक्सन का बेटा भारत आया और भारत आकर उसने अपने मकान, जंगल और भारत में उसकी जो भी चीज़ थी उसको उसने बेच दिया और फिर यहाँ से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले भिकनी की वूम में मैरी को रख गया, अर्थात भिकनी और डिक्सन्स सन के इलिसिट रिलेशनशिप से एक लड़की पैदा हुई और पादरी ने उसे क्रिश्चियन नेम मैरी दे दिया। फिर रांची से प्रसाद जी डिक्सन के बंगले में रहने के लिए आए। उन्होंने भिकनी को क्रिश्चियनिटी अर्थात ईसाई धर्म के साथ अपनाने से साफ मना कर दिया और इसीलिए भिकनी को क्रिश्चियनिटी छोड़नी पड़ी। भिकनी की अब 18 साल की हो चुकी बेटी मैरी प्रसाद जी के कैटल्स को चारागाह में ले जाती है। वो कस्टर्ड एप्पल्स और गवावास को प्रसाद जी के बगीचे से तोड़ती है और होलसेल वाले फ्रूट बायर्स के साथ अच्छी खासी बार्गेनिंग करके उन्हें सही दामों में बेचती है और फिर प्रसाद जी के खेतों की सब्जियों को तोहरी मार्केट में सही रेट पर बेचने का काम भी मैरी ही करती है दोस्तों। अड़ोस पड़ोस के सभी लोग कहते हैं प्रसाद जी बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि प्रसाद जी को मैरी जैसी लड़की काम करने के लिए मिली है। प्रसाद जी ने मैरी की माँ यानी भिकनी को तो मजदूरी पर रखा है, लेकिन मैरी का रहना, खाना, पीना, पहनना, हर चीज़ की व्यवस्था प्रसाद जी खुद से ही करते हैं। डिक्सन बंगलों को जब गोरे लोगों ने बनाया था तो उन्होंने यहाँ अलग अलग कामों को करने के लिए 12 आयाएं और सर्वेंट स्वीपर्स लगाए हुए थे। उस समय को याद करते हुए भिकनी कहती है प्रसाद जी 12 आयाओं का काम अकेले उसकी बेटी मैरी से करवाते हैं। तोहरी मार्केट में मैरी के कई सारे चाहने वाले हैं दोस्तों। वह तोहरी स्टेशन पर एक क्वीन की तरह उतरती है। मार्केट में वो अपनी मर्जी से कहीं भी बैठती है। दूसरे दुकान वाले उसे स्मोक्स, टी, बिटर लीफ और बहुत सारी चीज़ें अपने खर्चे पर ऑफ़र करते रहते हैं। मैरी ऑफ़र की हुई हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन किसी भी लड़के या आदमी को इतना इनकरेज नहीं करती कि वो उसके नज़दीक भी आके भटके। मैरी सिर्फ जालिम से प्रेम करती है दोस्तों। जालिम भी मैरी का लवर है। जालिम तोहरी मार्केटियर्स का लीडर और एक होशियार लड़का है। मैरी और जालिम एक दूसरे से मैरिज कर लेंगे जब वो 100 रुपीज़ सेव कर लेंगे। मैरी सिर्फ जालिम को ही अपने नज़दीक आने देती है क्योंकि उसने मैरी से मैरिज का प्रॉमिस किया है। एक ओरियन मदर की बेटी मैरी कद और रंग के मामले में बाकी ओरियन गर्ल्स से बिल्कुल ही अलग है। इसी वजह से ओरियन लड़कों से शादी के लिए वो सही मैच नहीं बनाती हैं। ओरियन प्रजाति वाले लड़के काले और छोटे हैं और मैरी लंबी और गोरी। मिसेस प्रसाद मैरी के लिए एक रिश्ता देखती हैं। मिसेस प्रसाद कहती हैं कि उनके माली का बेटा मैरी के लिए बिल्कुल सही रहेगा। शादी के इस प्रपोजल पर भिकनी भी बहुत खुश हो जाती है,
लेकिन उसकी बेटी मैरी इस शादी को करने से साफ मना कर देती हैं। वो कह देती हैं वो आदमी एक पियक्कड़ है, वो ना तो साबुन से नहाता है, ना ही तेल लगाता है और ना ही साफ सुथरे कपड़े पहनता है। ऐसे आदमी से मैं कभी भी शादी नहीं करूँगी। गांव की औरतें मैरी की सहेलियां बन गई हैं। पार्टीज में सबसे अच्छी डांसर भी मैरी ही है दोस्तों। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैरी उन औरतों की जैसी ज़िंदगी जीने को तैयार हो और किसी भी ऐरे गहरे नत्थु गहरे से शादी कर ले। मैरी की तरफ जब भी कोई आदमी या लड़का बुरी नज़र डालने की कोशिश करता है तो मैरी अपनी छोटी छुरी यानी कि मसेटी को उठा लेती है। वो किसी आउटसाइडर पर विश्वास नहीं करती। कौन जाने कि कोई उसे उसकी माँ भिकनी की तरह ही प्रेग्नेंट करके चला जाए। तोहरी मार्केट में मैरी के ऊपर बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं। रतन सिंह जो टिम्बर ट्रक ड्राइवर है वो आज दारू पीकर आया और उसने मैरी को घसीटकर अपने साथ ले जाकर उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। वो तो उसी समय जालिम वहाँ पहुँच गया और उसने रतन सिंह को पीट पीट कर मैरी को बचा लिया। उसके बाद से मैरी अपनी वेजिटेबल्स, पीनट्स और कॉर्न्स को जालिम के बगल में बैठकर ही बेचती है दोस्तों। लेकिन मैरी कभी जालिम के कमरे में नहीं जाती और हमेशा कह देती है नो, मैरिज फर्स्ट। जालिम भी उसका और उसकी बात का पूरा सम्मान करता है। डिस्ट्रस्ट अर्थात अविश्वास की भावना मैरी के खून में ही है। पूरा विश्वास तो वो जालिम पर भी नहीं करती। तोहरी के मार्केटियर्स भी अब जान चुके हैं कि मैरी और जालिम मैरिज कर लेंगे जैसे ही वो 100 रुपीज़ सेव कर लेंगे। जालिम चाहता है कि पूरे 100 रुपीज़ वो खुद ही सेव करे, लेकिन जालिम के लिए इतने पैसे सेव कर पाना आसान नहीं है दोस्तों। उसे गांव में रह रहे अपने पेरेंट्स, ब्रदर्स और सिस्टर्स को पैसे भेजने होते हैं, कमरे का किराया देना होता है, बर्तन भांडे खरीदने होते हैं और ये सारा खर्चा अकेले कर पाना जालिम के लिए आसान नहीं होता। साथ ही जालिम मैरी को कपड़े और साबुन की टिकिया भी देना चाहता है। मैरी ने जालिम को फर्स्ट प्रेजेंट के रूप में एक कलर्ड कॉटन वेस्ट दी थी, जिसे पाकर जालिम बहुत खुश हुआ था। उस समय मैरी ने कहा था नो, योर वाइफ सेंट इट। उसके बाद से जालिम भी मैरी को गिफ्ट्स के रूप में नए नए कपड़े देता रहता है। मैरी उन कपड़ों को नहीं पहनती है और कहती है मैं इन्हें हमारी मैरिज के बाद पहनूंगी। मैरी भी समझती है दोस्तों कि जालिम 100 रुपीज़ सेव करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन फिर भी वो कुछ बोलती नहीं है। पूरे 100 तो नहीं, मैरी ने भी अकेले 92 रुपीज़ तो सेव ही कर रखे हैं दोस्तों। अब प्रश्न उठता है कि मैरी ने इतने पैसे बचाए कैसे। प्रसाद जी के जंगल में स्थित खेतों में लगे महुआ ट्रीज ही हैं जिनके फलों को बेचकर मैरी अच्छा पैसा कमा लेती है। और सरकार का आदेश भी मैरी को महुआ ट्रीज के फ्रूट्स को बेचने की अनुमति देता है। गवर्नमेंट ऑर्डर है, इफ देयर आर महुआ ट्रीज ऑन एनी वंस लैंड इन द फॉरेस्ट एरिया, द राइट टू द फ्रूट गोज टू द पिकर। महुआ एक कैश फ्रूट है दोस्तों, क्योंकि इसे बेचकर अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। ये कैश फ्रूट इसलिए है क्योंकि ये कई चीज़ों में काम आता है। इससे लिकर यानी कि शराब बनाई जाती है, इसके काले बीजों का तेल निकाला जाता है और ये नहाने का साबुन बनाने के भी काम आता है। मैरी प्रसाद जी के फॉरेस्ट एरिया वाले फ्रूट्स को तोड़ती है। अगर कोई दूसरा
उन फ्रूट्स की तरफ देखता भी है तो मैरी अपनी मसेटी अर्थात छोटी छुरी उठा लेती है और उसे वहाँ से भगा देती है, क्योंकि इन फलों पर उसी का अधिकार है दोस्तों। प्रसाद जी के घर में बिना पैसे के काम भी तो वो इन्हीं महुआ फ्रूट्स की वजह से कर रही हैं, क्योंकि इन महुआ फ्रूट्स के माध्यम से वो कुछ कमाई कर लेती है और यही कारण है कि उसने 92 रुपीज़ सेव कर लिए हैं दोस्तों। मिस्टर प्रसाद मैरी द्वारा महुआ फ्रूट्स तोड़े जाने पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन उनकी पत्नी यानी कि मिसेस प्रसाद को मैरी का महुआ फ्रूट्स तोड़कर मुनाफा कमाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। ऐसे में लक्ष्मण प्रसाद अपनी पत्नी यानी कि मिसेस प्रसाद से कह देते हैं, टेक नो नोटिस, हु विल क्लीन सो वेल, पास्चर द काउज सो वेल, सेल फ्रूट एंड वेजिटेबल एंड नट्स एट अ प्रॉफिट एट तोहरी। प्रसाद जी जब भी मैरी से फैमिलियरिटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो मैरी उनकी इस चीज़ को सहन नहीं करती है और एक डॉग की तरह काम पर ही लगी रहती है। प्रसाद जी जब उससे पूछते हैं, मैरी महुआ फ्रूट से कितना पैसा कमा लेती हो, तो मैरी जवाब देती है, आपको उससे क्या मतलब। मिसेस प्रसाद भी जब मैरी से पूछती है, मैरी बताओ शादी के बारे में तुमने क्या सोच रखा है, इस पर मिसेस प्रसाद को भी उल्टा जवाब ही सुनने को मिलता है दोस्तों। मैरी कहती है, तुम्हें मेरी शादी से क्या मतलब, मेरी मैरिज तुम ही ऑर्गेनाइज करने जा रही हो क्या, जो इस तरीके के प्रश्न पूछ रही हो। मिसेस प्रसाद कहती है, तू तो मुस्लिम से शादी करेगी, ऐसी शादी को तो मैं कभी भी ऑर्गेनाइज ना करूं। तो क्या प्रॉब्लम है, वो मुस्लिम है तो क्या हुआ, मेरे से शादी तो करेगा, तुम्हारा भाई तो मुझे अपनी रखेल बनाकर रखना चाहता है। ऐसा जवाब सुनकर मालकिन यानी कि मिसेस प्रसाद बिना कुछ बोले ही वहाँ से खिसक लेती है। इस प्रकार मैरी की खरी खरी बातों से सब लोग घबराते हैं। मिसेस प्रसाद से मैरी बोल चुकी है, मैं तुम लोगों को इतना पैसा कमा कर देती हूँ, मुझे पहनने को सस्ती साड़ियाँ मत देना, मैं अच्छे कपड़े पहनूंगी, साबुन लगाऊंगी और ऑयल का भी प्रयोग करूंगी, मुझे हर चीज़ मुहैया कराना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मिसेस प्रसाद उसे अच्छे कपड़े पहनाने के लिए मजबूर है दोस्तों। अपने पेट पर सारी बात कर मैरी गांव में गपशप मारने चली जाती हैं। कभी वो मिसेस प्रसाद की नकल करके तो कभी मिस्टर प्रसाद की नकल करके लोगों को खूब हंसाती हैं। तभी कुछ नवयुवक भी उसे मुसलमान से चिक कहकर उसका मजाक बना देते हैं। मैरी गुस्सा हो जाती है और पूछती है, बताओ तुम करोगे मुझसे शादी, हाँ तू बता, तू करेगा, तुम्हारे बस की बात ही नहीं है मुझसे शादी कर पाना, तुम मेरे जैसे लंबे और गोरे थोड़ा हो। तभी वो बोल पड़ते हैं, तू तो वाइट मैन की डॉटर है, इसीलिए तो हमसे अलग है, तेरा बाप देखने में तो बिग वाइट चीफ लगता था, लेकिन तेरी माँ के पेट में तुझे डालकर चूहे की तरह भाग लिया। क्या होता मैरी अगर तेरी माँ ने तुझे पैदा होने से पहले ही मार दिया होता। मैं होती ही नहीं, बस अब इस फालतू की बात को बंद करो, जाओ जाकर मुसलमान बन जाओ। वो यंग मैन बोलते हैं, मुसलमान, राइस चिकन मटन एंड बूज, हम ऐसी चीज़ें नहीं कर पाएंगे, हम तेरे लिए मुसलमान नहीं बनेंगे। मैरी कहती है, क्यों नहीं, ये सारी चीज़ें खाओ, मैं दूंगी तुम्हें पार्टी। मैरी गांव में किसी भी ओरियन हाउस में आकर बैठती है, व्हीट केक्स को स्टोव पर फ्राई करती है और उन केक्स को सबके साथ मिलकर खाती है। जिस प्रकार मैरी को पता है कि वो जालिम से ही मैरिज करेगी, ठीक वैसे ही उसे ये भी पता है कि अगर वो किसी ओरियन गर्ल की तरह दिखती और उसके पापा कोई सोमरा, बुधरा या मंगला ओरियन होते तो ये ओरियन लोग मैरी को किसी भी हालत में एक मुस्लिम लड़के से शादी नहीं करने देते। लेकिन क्योंकि मैरी तो एक गोरे आदमी
डिक्सन्स सन की अवैध पुत्री है और ओरियन लोग जानते हैं कि मैरी की रगों में ओरियन ब्लड नहीं है, इसलिए अपने समाज के बंधनों से वो मैरी को नहीं बांटते हैं। अगर ओरियंस मैरी पर अपने नियम कानून लागू भी करते तो मैरी निश्चित रूप से उनका विरोध ही करती। लेकिन अब भी मैरी ये सोच सोच कर दुखी है कि इन ओरियंस में से कोई भी उसका विरोध क्यों नहीं करता। मैरी की दिल की गहराई में कहीं ना कहीं ओरियन प्रजाति का हिस्सा बनकर रहने की लालसा छिपी रहती है दोस्तों। मैरी को प्रसन्नता होती अगर जब वो 13-14 साल की हुई थी तो कोई ओरियन बहादुर लड़का उसे मैरिज के लिए बाध्य करता। तोहरी में मैरी ने 2-3 हिंदी फिल्म्स देखी हैं। फसल कटने के टाइम पर फिल्म दिखाने वाले लोग तोहरी में आते हैं और खुले मैदान में मूवीज़ दिखाते हैं। कुदरा गांव के लड़के लड़कियां ना तो मूवीज़ देख पाते हैं, ना ही अच्छे कपड़े पहन पाते हैं और ना ही वो पेट भर खाना खा पाते हैं। मैरी को इन लोगों पर कभी कभी दया भी आती है। तो ऐसी चलती है द हंट स्टोरी की हीरोइन मैरी ओरियन की ज़िंदगी। अचानक से एक दिन ट्रेन रुकती है और कलेक्टर सिंह, जिसे तहसीलदार सिंह भी बोला गया है दोस्तों, प्रसाद जी के बेटे बनवारी के साथ ट्रेन से उतरता है और यहीं से मैरी की ज़िंदगी में परेशानियों का दौर भी शुरू हो जाता है। तहसीलदार सिंह कुरुदा गांव की शांति को भंग करने के लिए एक तूफान की तरह आया है। प्रसाद जी के बंगले से 225 बीघास ऑफ लैंड अटैच्ड है। यहाँ यानी कि कुरुदा में कोई भी लैंड सीलिंग लॉज को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए सभी बड़े बड़े बंगलोज से अटैच्ड ज़मीन हमें देखने को मिलती ही मिलती है। ऐसे ही ज़मीन पर प्रसाद जी से पहले रहने वाले मिस्टर डिक्सन ने साल ट्रीज उगाए हुए थे, बड़े बड़े साल ट्रीज। जब प्रसाद जी को इन साल ट्रीज की लकड़ियों का मार्केट प्राइस पता लगता है तो वो अपने ट्रीज को सबसे ऊंचे दामों पर बेचने के लिए बेताब हो जाते हैं, जिसको सुनकर इस एरिया के 2 फॉरेस्ट प्रोप्राइटर्स, जिनके नाम लालचंद और मुन्नी जी हैं, वो खुश हो जाते हैं। प्रसाद जी का बेटा बनवारी पेड़ों को बेचने के लिए इनिशिएटिव लेता है। वो सही खरीदार ढूंढने के लिए दलतौनगंज और छिप्पादौर में इधर उधर चक्कर लगाता है और बनवारी की इस मेहनत का ही परिणाम है तहसीलदार सिंह। अर्थात अंततः तहसीलदार सिंह के रूप में बनवारी को साल ट्रीज का खरीदार मिल ही गया। तहसीलदार सिंह एक श्रीव्ड ब्रोकर है दोस्तों। वो प्रसाद जी के खेतों के साल ट्रीज को खरीदने के लिए खूब बार्गेनिंग करता है और सारा प्रॉफिट खुद ही कमा जाता है। रात में मैरी प्रसाद जी को दवाई खाने के लिए गर्म पानी देते हुए कहती है, प्रसाद जी, उस सिटी बास्टर्ड यानी कि तहसीलदार सिंह ने आपको बेवकूफ़ बनाकर सारा प्रॉफिट कमा लिया है। तोहरी से लेकर छिप्पादौर तक सब आपका मजाक बना रहे हैं। प्रसाद जी अपने नकली दांत निकालते हैं, उन्हें एक कटोरे में रखते हैं, फिर अपनी दवाई लेकर मैरी से कहते हैं, और मैं भी क्या करता मैरी, यहाँ जंगल में रोड भी तो नहीं है। यही होता है जब आप जंगल में रहते हो। बनवारी ही लाया था उस तहसीलदार सिंह को। बनवारी भी एक पिग हेडेड ही है और अपनी माँ पर गया है। पहले मैंने भी डील के लिए मना किया था, लेकिन फिर लालचंद और मुन्नी जी नाराज हो गए। घर पर ही मेरा विरोध होने लगा था, तो फिर मैं क्या करता। फिर प्रसाद जी मैरी को 1 रुपया देते हैं और रुपया देते हुए कहते हैं, कितनी परेशानी उठाती है तू कि कोई मुझे बेवकूफ़ ना बनाए, लेकिन मेरा खुद का बेटा बनवारी कुछ समझता ही नहीं है। मैं क्या करूं मैरी, मुझे तो पता भी नहीं कि मेरे मरने के बाद वो कुछ रखेगा भी या सब कुछ बेच देगा। तहसीलदार सिंह एक मैरिड मैन है दोस्तों, लेकिन फिर भी
वो मैरी के पीछे पड़ जाता है। पब्लिक प्लेस पर वो मैरी को रोककर भद्दे भद्दे कमेंट्स करता है और मैरी से कहता है तुम बिल्कुल हेमा मालिनी की तरह लगती हो। मैरी जवाब देती हैं तुम भी एक बंदर की तरह दिखते हो। ये जवाब सुनकर तहसीलदार सिंह एनकरेज होता है और उसके और नज़दीक आ जाता है। मैरी अपनी तीखी छुरी निकालकर उसे डराती है और उसकी बेइज्जती कर कर उसे वहाँ से भगा देती है। प्रसाद जी का बेटा बनवारी कलेक्टर सिंह से कहता है शी इज़ अ रियल बिच, अ रूड गर्ल, डजंट गिव अ डैम फॉर एनीवन। कलेक्टर सिंह विश्वास नहीं कर पाता है कि जंगली गांव कुरुदा की एक ओरियन ट्राइब की लड़की मैरी ओरियन ने उसके प्रस्ताव को इतनी बुरी तरह ठुकरा दिया है, और ये बात कि मैरी उसकी तरफ देखेगी भी नहीं और एक मुसलमान लड़के से शादी करेगी उसे और भी ज़्यादा गुस्सा दिला देती हैं। फिर तहसीलदार सिंह दलतौनगंज से मैरी के लिए एक नायलॉन साड़ी लाता है और प्रसाद जी के लिए मिठाई। उस समय मैरी तोहरी गई हुई थी। कलेक्टर सिंह कहता है मैं आता जाता रहता हूँ, वो बेचारी मेरे लिए चाय बनाती है, तो मैंने सोचा आज उसके लिए एक साड़ी ले जाऊँ। लो प्रसाद जी, ये साड़ी रख लो और मैरी को दे देना। प्रसाद जी साड़ी लेने से मना करते हैं, लेकिन तहसीलदार सिंह जिद करके जबरदस्ती प्रसाद जी को वो साड़ी देकर ही आता है। मैरी जब तोहरी से लौटती है तब उसे उस नायलॉन साड़ी के बारे में पता चलता है जो तहसीलदार सिंह लेकर आया था। पहले वो प्रसाद जी को तोहरी मार्केट में बेचे गए सामान का हिसाब देती है, फिर किचन में जाकर टी और टोस्ट लेती है और फिर वही साड़ी लेकर वहाँ से निकल जाती है। कलेक्टर सिंह उस समय टेंट में बैठकर अपने पास काम करने वाले आदमियों और औरतों को पैसे पे कर रहा था। लोगों की बहुत बड़ी भीड़ थी वहाँ मैरी पहुँचती है और साड़ी तहसीलदार सिंह के मुंह पर मारते हुए कहती है तूने मुझे सिटी हूर यानी कि शहरी तबायब समझा हुआ है, एक साड़ी देकर मुझे अपने कब्जे में ले लेगा और कुछ भी करेगा। ऐसे दोबारा मुझे परेशान करने की कोशिश की तो इस छुरी से तेरी नाक काट दूंगी। और फिर मैरी वहाँ से प्राउडली चली जाती है। कलेक्टर सिंह भरी भीड़ में बेइज्जत हो जाता है। इधर कुरुदा गांव की लड़कियां मैरी से कहती हैं वो तहसीलदार सिंह तुझे प्यार करता है और तू उसे बेइज्जत करती रहती है। मैरी जवाब देती है ही लव्स मी बिकॉज ही कैंट कैच मी। जिस दिन उसने मुझे पकड़ लिया तो उसका लव भी गायब हो जाएगा। वो गोरा आदमी भी तो मेरी माँ से प्रेम करता था। लड़कियां कहती हैं वो तहसीलदार सिंह तेरे से शादी कर लेगा। मैरी कहती है वो ऑलरेडी शादीशुदा है। लड़कियां कहती हैं तो फिर क्या हुआ। मैरी कहती हैं चलो इस टॉपिक को छोड़ो, फालतू की बातें बंद करो। तहसीलदार सिंह ने अभी भी मैरी का पीछा करना नहीं छोड़ा है दोस्तों। अब मैरी को डर लग रहा है कि अगर जालिम को उसके इस शूटर तहसीलदार सिंह का पता चल गया तो वो गुस्से से पागल हो जाएगा, और अगर मैं खुद जाकर जालिम को तहसीलदार सिंह के बारे में बताऊं तो वो कहीं पागल होकर तहसीलदार सिंह को मारने ना चला जाए। और तहसीलदार सिंह के पास खूब पैसा है, खूब आदमी है, और वो अपनी ताकत के बल पर जालिम पर केस करेगा और उसे बर्बाद कर देगा। उधर कलेक्टर सिंह भी अपना धीरज खो रहा है। आज कलेक्टर सिंह मैरी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है आज तुझे जाने नहीं दूंगा। पहले तो मैरी घबरा जाती है। मैरी अपनी मसेटी ढूंढने लगती है और बड़ी मुश्किल से अपने को कलेक्टर की पकड़ से आज़ाद करती है। उसे आज कलेक्टर सिंह में एक जानवर दिख रहा था जिसका शिकार करना बहुत ज़रूरी था। मैरी कलेक्टर सिंह से कहती है बहुत चाहते हो मुझे। कलेक्टर सिंह कहता है हाँ बहुत ज़्यादा, मैंने तुम्हारी जैसी औरत कभी देखी ही नहीं। यू आर वर्थ अ मिलियन। वो मुसलमान तुम्हारी कीमत कहाँ समझ पाएगा मैरी। तो मैरी कहती है अच्छा तुम समझोगे। कलेक्टर जवाब देता है हाँ मैं तुम्हें कपड़े दूंगा, तुम्हारे लिए ज्वेलरी बनाऊंगा। मैरी कहती है सच्ची।
तहसीलदार सिंह कहता है हाँ तुम्हें हर चीज़ दूंगा। मैरी गहरी सांस लेते हुए कहती है लेकिन आज नहीं, टुडे आई एम अनक्लीन। कलेक्टर सिंह कहता है तो फिर कब? मैरी की आंखें और चेहरा अब सॉफ्ट हो जाता है दोस्तों। वो कलेक्टर सिंह से कहती है स्प्रिंग फेस्टिवल यानी कि जानी परब के अंतिम दिन, जो फीस्ट डे होगा, दावत का दिन होगा, उस दिन, दावत वाले दिन सब औरतें जब अपना शिकार ढूंढने जाएंगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तुम रॉक के पीछे ही रहना। कौन सी वाली रॉक, कौन सी वाली चट्टान, समझ रहे हो ना? वो बड़ा वाला पत्थर जिसके पीछे खड़े होकर तुम मुझे हमेशा ही ताकते रहते हो। तहसीलदार सिंह मान जाता है, वो ऑल राइट कहता है। मैरी कहती है लेकिन इसके बारे में किसी और को मत बताना, थोड़ा सा धीरज रखो, तुम्हें सब मिलेगा और फीस्ट डे तक मेरा पीछा मत करना। स्प्रिंग फेस्टिवल वाले उस दिन मैं पूरी व्यवस्था खुद से करके रखूंगी। मैरी उसके गाल को टच करते हुए कहती है तुम अच्छे हो यार, मैं शुरू में नहीं समझ पाई थी। और एकदम से वो उससे दूर भी हो जाती है ताकि कलेक्टर सिंह कहीं उसे दोबारा ना पकड़ ले। मैरी ने आज नई साड़ी पहनी है, ये उसे जालिम ने गिफ्ट के रूप में दी थी। उसकी नेक पर बीड्स अर्थात दानों वाली माला है। वो नाचते हुए बुद्धिनी को कसकर गले से लगाती है और कहती है आई विल मैरी यू आफ्टर आई प्ले द हंट, देन आई एम द हस्बैंड, यू द वाइफ। हंट से आने के बाद मैं तुम्हें नचाऊंगी और खुद भी नाचूंगी। अब सारी महिलाएं हंट के लिए निकल जाती हैं और मैरी भी एक अलग टाइप के एनिमल, एक बड़े जानवर के शिकार के लिए निकलती हैं। अगर इतना बड़ा जानवर शिकार के लिए मिले तो हैज डॉग्स, हेयर्स और पार्टिजेज का शिकार कौन करेगा? अपनी कलर्ड साड़ी और रेड ब्लाउज में मैरी एक फ्लैम्बॉयंट फ्लावर की तरह लग रही है। एक हेजहॉग मैरी के रास्ते से गुजरता है लेकिन मैरी उसका शिकार नहीं करती है। अगर आज का दिन नहीं होता तो मैरी ने अब तक इसका शिकार कर दिया होता। आज हेजहॉग जैसी छोटी चीज़ उसे खुश नहीं कर सकती थी दोस्तों। टुडे शी वॉन्ट्स अ बिग बीस्ट टू हंट, अर्थात आज वो शिकार के लिए कोई बड़ा जानवर ढूंढ रही है। मैरी की नज़र तहसीलदार सिंह पर पड़ती है जो आज रेड कलर की शर्ट पहने हुए हैं। तहसीलदार सिंह के पास वो आती है और इम्पोर्टेड लिकर और सिगरेट को तहसीलदार के साथ शेयर करती है और कहती है आई वॉन्ट टू गेट वेरी वेरी ड्रंक, मुझे आज खूब ड्रिंक कराओ। अब मैरी को शराब बुरी तरह चढ़ जाती है दोस्तों। मैरी तहसीलदार सिंह के चेहरे को पुचकारती है और उसे उसके होंठों पर लव बाइट्स देती है। मैरी के इस रूप को देखकर तहसीलदार का तो मुंह खुला का खुला ही रह जाता है दोस्तों। मैरी उसके चेहरे को लगातार देख रही है और धीरे धीरे उसे तहसीलदार सिंह का चेहरा बदलता हुआ प्रतीत हो रहा है। मैरी को तहसीलदार का चेहरा अब पूरी तरह एक जानवर में बदला हुआ दिख रहा है। तहसीलदार सिंह बोलता है नाउ टेक मी। मैरी हंसती है, उसे पकड़ती है और उसे जमीन पर गिरा देती है। तहसीलदार सिंह भी मदहोशी में हंस रहा है। तभी मैरी अपनी मसेटी अर्थात छोटी छुरी उठा लेती है और उससे तहसीलदार सिंह पर एक एक करके बहुत सारे वार करती चली जाती हैं। अब मैरी खड़ी हो जाती है, उसके कपड़ों पर और चारों तरफ ब्लड बिखरा हुआ है। बड़ी चतुराई से मैरी तहसीलदार सिंह का वॉलेट उसकी जेब से निकालती है और तहसीलदार सिंह के वॉलेट में मैरी को बहुत सारा पैसा मिलता है। फिर मैरी तहसीलदार सिंह को नदी में फेंक देती है और उसके साथ उसका खाली वॉलेट
सिगरेट्स और हैंकरचीफ भी फेंक देती हैं। फिर मैरी उस जगह से बाहर आ जाती है, नहा धोकर खून के निशान मिटा लेती है और पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर फिर वो बाकी औरतों के साथ मिल जाती है। वो औरतें हंट से वापस आ गई हैं और शिकार किए हुए जानवर को अब पकाकर खा रही हैं। मैरी भी उनके साथ खाना खाने लग जाती है, मीट चावल और वाइन का मज़ा लेती है। कुछ औरतें उसका मजाक उड़ाती हैं और बुद्धिनी कहती है कि मैरी तू तो ऐसे खा रही है मानो कि सबसे बड़े जानवर का शिकार तूने ही किया हो। मैरी अपने जूठे मुख से ही बुद्धनी को किस करती है और फिर वो डांस करने लग जाती है। फिर नाचते नाचते मैरी पीछे हटने लगती है और फिर अंधेरे में ही कुरुदा से 7 माइल्स की दूरी तय करके तोहरी पहुंच जाएगी और जाकर जालिम को जगाएगी। रास्ते में मिले किसी भी जानवर से वो नहीं डरेगी, क्योंकि उसने तो सबसे बड़े जानवर तहसीलदार सिंह का शिकार कर ही दिया है। Which story prescribed in your course begins with the line, "The place is on the Gomo-Daltonganj line"? The correct answer is The Hunt. The Hunt स्टोरी को बंगाली लेखिका महाश्वेता देवी द्वारा लिखा गया था और इस स्टोरी को भी ओरिजिनली बंगाली में ही लिखा गया है दोस्तों। इसे इंग्लिश ट्रांसलेट करने का काम गायत्री स्पीवैक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वंस अपॉन अ टाइम व्हाइट्स हैड टिम्बर प्लांटेशंस इन विच विलेज? द राइट आंसर इज कुरुदा। कुरुदा एक गांव का नाम है दोस्तों। आज़ादी से पहले यहाँ गोरे आदमी डिक्सन का बंगला था, उसके जंगल थे जहाँ वो इमारती लकड़ी अर्थात टिम्बर प्लांटेशन किया करता था। आज़ादी के बाद कंडीशंस बदलने पर डिक्सन फैमिली यहाँ से चली गई। कुरुदा गांव का रेलवे स्टेशन भी हटा दिया गया और वहाँ पर बोर्ड लगा दिया गया, कुरुदा आउट स्टेशन अबंडेंट। कुरुदा के स्थान पर अब रेलवे स्टेशन तोहरी शिफ्ट कर दिया गया दोस्तों। तोहरी इस पूरे क्षेत्र का सबसे बिजी स्टेशन है। हु लुक्ड आफ्टर द डिक्सन बंगलो एंड हाउस होल्ड? द करेक्ट आंसर इज भिकनी। भिकनी मैरी की मदर का नेम है दोस्तों। मैरी की मदर डिक्सन के बंगलो और हाउस होल्ड की केयर करती थी। डिक्सन्स भारत की आज़ादी के बाद इंडिया छोड़कर चले गए थे। फिर 1959 में डिक्सन का बेटा वापस कुरुदा आया और आकर उसने अपने बंगलो, फॉरेस्ट और हर चीज़ को बेच दिया। जाने से पहले वो भिकनी को प्रेग्नेंट कर गया और अपना ऑस्ट्रेलिया चला गया। फिर भिकनी की बेटी का नाम मैरी पड़ा। मैरी ही हमारी आज की कहानी द हंट की प्रोटैगनिस्ट है दोस्तों। वो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और उसका पूरा नाम है मैरी ओरेयन। ओरेयन उस ट्राइब का नाम है, उस प्रजाति का नाम है दोस्तों जिससे वो बिलोंग करती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, व्हाट रिलीजन डिड भिकनी मैरीज मदर गिव अप आफ्टर प्रसाद जी फ्रॉम रांची केम टू लिव इन द डिक्सन बंगलो? ऑप्शंस आर हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। डिक्सन के समय से ही भिकनी क्रिश्चियन थी और डिक्सन से जो बेटी उसकी हुई उसका भी उसने क्रिश्चियन नाम मैरी ही रखा था। लेकिन फिर मैरी के बायोलॉजिकल फादर डिक्सन ऑस्ट्रेलिया चले गए और बंगलो पर रहने के लिए रांची से प्रसाद जी आ गए। प्रसाद जी रिफ्यूज्ड टू एम्प्लॉय भिकनी। एट दैट टाइम भिकनी गेव अप क्रिश्चियनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु पास्चर्स द प्रसाद्स कैटल एंड सेल्स कस्टर्ड एप्पल्स एंड गवावाज ऑफ प्रसाद्स ऑर्चर्ड? अर्थात प्रसाद जी के कैटल को पास्चर्स ले जाने का काम कौन करता है और एप्पल्स और गवावाज को मार्केट में बेचने के लिए कौन जाता है? द करेक्ट आंसर इज मैरी।
मैरी प्रसाद के कैटल को खेतों में ले जाने का और लाने का काम तो करती ही है दोस्तों, साथ ही उनके बगीचे के सेब और अमरूद को बेचने के लिए वो तोहरी मार्केट में भी जाती है। उस मार्केट में 18 साल की हो चुकी मैरी के बहुत सारे एडमायरर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ड्राइवर ऑफ द टिम्बर ट्रक हु गॉट ड्रंक एंड ट्राइड टू कैरी हर ऑफ। रतन सिंह इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों अभी हमने जाना ही था कि तोहरी मार्केट में मैरी को चाहने वाले बहुत से लोग हैं और उसके ऊपर बहुत सी लड़ाइयाँ भी लड़ी जाती हैं। ऐसी ही लड़ाई रतन सिंह ड्राइवर और जालिम के बीच में हो गई थी। जब रतन सिंह शराब पीकर मैरी को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था, तब अचानक जालिम वहाँ पहुँचता है और रतन सिंह को खूब पीटकर मैरी की इज्जत बचा लेता है। तभी से मैरी जालिम के पास बैठकर ही अपने आर्टिकल्स बेचती है। मैरी एंड जालिम have decided they would marry just after they saved 100 rupees, 1000 rupees, 10,000 rupees, 1 lakh rupees। मैरी और जालिम ने डिसाइड किया है कि वो शादी तब करेंगे जब वो इकट्ठा कर लेंगे कितने पैसे। द करेक्ट आंसर इज 100 रुपीज़। मैरी और जालिम दोनों मैरिज कर लेंगे जब उनके पास 100 रुपीज़ इकट्ठे हो जाएंगे। दोस्तों जालिम पूरे 100 रुपीज़ खुद ही सेव करना चाहता है, लेकिन मैरी भी चुपचाप सेविंग करने में लगी हुई है और महुआ ट्री है जो मैरी को पैसा कमाने में और बचाने में हेल्प कर रहा है। वट वॉज अ कैश फ्रूट एट द प्रसाद एस्टेब्लिशमेंट। प्रसाद के एस्टेब्लिशमेंट में कौन सा फ्रूट है जो कि बहुत मुनाफा देता है। द करेक्ट आंसर इज महुआ। महुआ एक कैश फ्रूट है दोस्तों, क्योंकि महुआ से लिकर बनती है, महुआ के काले बीज से तेल निकाला जाता है और महुआ ही वॉशिंग सोप बनाने के भी काम आता है। मैरी ही प्रसाद की प्रॉपर्टी में लगे 4 महुआ पेड़ों के फल को तोड़ती है। गांव का कोई दूसरा व्यक्ति महुआ के इन पेड़ों पे नज़र भी डालता है तो मैरी उसे अपनी मसेटी यानी कि छोटी छुरी से डराती है। और वैसे भी उन महुआ फ्रूट्स पर मैरी का ही राइट था, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर था, इफ देयर आर महुआ ट्रीज ऑन एनी वंस लैंड इन द फॉरेस्ट एरिया द राइट टू द फ्रूट गोज टू द पिकर। प्रसाद जी यानी कि लक्ष्मण प्रसाद को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, लेकिन उनकी पत्नी मिसेस प्रसाद ये सोचकर उखड़ी उखड़ी रहती हैं कि उनकी प्रॉपर्टी के महुआ फ्रूट्स से पैसा मैरी कमा रही है। हु सेज टेक नो नोटिस, हु विल क्लीन सो वेल, पास्चर द काउज सो वेल, सेल फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एंड नट्स एट अ प्रॉफिट एट तोहरी। सही जवाब लक्ष्मण प्रसाद है दोस्तों। वो अपनी वाइफ मिसेस प्रसाद से कहते हैं अगर मैरी उनकी प्रॉपर्टी के 4 महुआ पेड़ों के फलों को तोड़ती भी है तो कोई बात नहीं, ये तो सोचो कि वो कितना काम करती है, कितनी साफ सफाई रखती है, गायों को कैसे चारागाह ले जाने और वापस लाने का काम करती है। तोहरी जैसी बड़ी मार्केट में अपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और नट्स को बेचकर जितना मुनाफा वो हमें कमा कर देती है उतना कोई भी नहीं दे सकता है। हु इज कॉल्ड मुसलमान्स चिक इन द शॉर्ट स्टोरी द हंट। द हंट में मुसलमान की चिक किसको कहा जाता है? द करेक्ट आंसर इज मैरी, क्योंकि मैरी एक मुसलमान लड़के के प्रेम में है जिसका नाम है जालिम। मैरीज लाइफ इज ट्रबल्ड व्हेन कलेक्टर सिंह डिसेंड विद प्रसादजीत सन। व्हाट इज द नेम ऑफ प्रसादजीत सन? द राइट आंसर इज बनवारी। बनवारी भी मैरी के एडमायरर्स में से ही एक है, लेकिन उसके साथ जो व्यक्ति आया है जिसका नाम कलेक्टर सिंह या जिसे तहसीलदार सिंह भी कहा जाता है, वो मैरी की सुंदरता को देखकर पगला जाता है और उसे परेशान करने लगता है। वो मैरी से कहता है कि तुम बिल्कुल हेमा मालिनी की तरह लगती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज पिग हेडेड एंड टेक्स आफ्टर हिज मदर? द राइट आंसर इज बनवारी। जो प्रसाद जी का बेटा है बहुत बड़ा वाला मूर्ख है और अपनी मां पर गया है। ये बनवारी ही था दोस्तों जो कुरुदा गांव में कलेक्टर सिंह
या तहसीलदार को ले आया था और उसने मैरी की मुसीबत को बढ़ा दिया था। मैरी को वो सरेआम छेड़ता रहता है और उसका हंट करना चाहता है। अब तो मैरी ने भी डिसाइड कर लिया है कि वो शिकार होगी नहीं, वो शिकार करेगी, और उसने डिसाइड किया है कि जानी परब के दौरान उस तहसीलदार सिंह का वो शिकार अपनी मसेटी से कर ही देगी। मसेटी अर्थात छोटी छुरी। हु इज कॉल्ड द सिटी बास्टर्ड। तहसीलदार सिंह को ही सिटी बास्टर्ड के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तहसीलदार सिंह इज हंटेड बाय मैरी ड्यूरिंग द स्प्रिंग फेस्टिवल कॉल्ड जानी परब। वो तहसीलदार सिंह को एक पहाड़ी के पीछे मिलने बुलाती है और उसके साथ प्यार का झूठा ढोंग करती है और फिर अपनी मसेटी अर्थात छोटे छुरे से उसको किल भी कर देती है। हु हैज ट्रांसलेटेड महाश्वेता देवीज द हंट इनटू इंग्लिश। ऑप्शंस आर खुशवंत सिंह, रामचंद, गायत्री स्पिवक, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज गायत्री स्पिवक। महाश्वेता देवी is one of the foremost writers in which language? मराठी, पंजाबी, उर्दू और बंगाली। The correct answer is Bengali. Next question is Mahasweta Devi's story The Hunt centers around animal hunting festival called Jani Parab, Bongla Parab, Hunt Festival or none of these. The correct answer is Jani Parab. Jani Parab is A/N. Options given are Spring Festival, Autumn Festival, Winter Festival or none of the above. The correct answer is Spring Festival. Jani Parab is a spring festival which is also called the Festival of Justice. Who is the main protagonist in Mahasweta Devi's The Hunt? Options given are Mary, Bhikni, Alice or none of these. The correct answer is Mary. Mary is the daughter of Bhikni, Elizabeth, Maria or none of the above. The correct answer is Bhikni. Who is hunted towards the end of the story The Hunt? Options are Tehsildar, Ramchand, Lakshman Chand, none of the above. The correct answer is Tehsildar. Mary keeps with her a weapon called knife, arrow, pistol, machete. The correct answer is machete. Next question is what is the full name of Mary? Mary Dixon, Mary Bhikni, Mary Orion or none of the above. The correct answer is Mary Orion. Mary and her mother worked for Tehsildar, Dixon, Prasad ji or none of the above. The correct answer is Prasad ji. How old is Mary in the story? Options given are 20 years, 18 years, 24 years, 16 years. The correct one is 18 years. In which market does Mary sit to sell her goods? Bohri market, village market, old market or Tohri market? The correct answer is Tohri market. Who harasses and stalks Mary? Dixon, Tehsildar, Prasad ji or none of the above? The correct answer is Tehsildar. Mary plans to marry to whom? Options are Tehsildar, Prasad ji, Jalim or none of these. The correct answer is Jalim. Mary's father Dixon migrated to which country? Australia, Canada, England or America? Australia is the right answer, friends. The Hunt was published in an anthology named Imaginary Maps, Tribal Stories, Murti, Arenayar Adhikar. The correct answer is Imaginary Maps. Next question is when did Mahasweta Devi receive Sahitya Academy Award?
द करेक्ट आंसर इज 1979। इन्हें बंगाली लैंग्वेज में लिखने के लिए साहित्य अकेडमी मिला था, और वो वर्क जिसके लिए इन्हें साहित्य अकेडमी मिला था दोस्तों, वो एक नॉवल था जिसका नाम था अरेनियर अधिकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड महाश्वेता देवी रिसीव पद्मश्री? महाश्वेता देवी रिसीव्ड पद्मश्री in 1986 for her social work. When did Mahasweta Devi receive Jnanpith Award? It was 1996. When she was awarded with this prestigious award. When did Mahasweta Devi receive Raymond Magsaysay Award? The correct answer is 1997 friends. Mahasweta Devi was awarded with साहित्य अकेडमी अवार्ड इन बंगाली, ज्ञानपीठ अवार्ड, रेमन मैग्सेसे अवार्ड और ऑल द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑल द अबव। हु रोट 1084 माह और द मदर ऑफ 1084? द करेक्ट आंसर इज महाश्वेता देवी। विच पॉलिटिकल लीडर डिड महाश्वेता देवी सपोर्ट? द करेक्ट वन इज Mamata Banerjee. How did Mahasweta Devi die? Options are tuberculosis, cancer, multiple organ failure, all the above. The correct answer is multiple organ failure. Who wrote the biography Jhansir Rani? Options are Mohan Rakesh, Amrita Pritam, Mahasweta Devi, or none of the above. The correct answer is Mahasweta Devi. At what age did Mahasweta Devi start writing? The correct answer is 13. At what age did Mahasweta Devi die? The correct answer is 90. Mahasweta Devi was born in 1926 and died in 2016. इसलिए वो पूरा 90 years जी दोस्तों। Whom did Mahasweta Devi marry? The correct answer is Bijan Bhattacharya. Which animal crossed Mary's way when she was going to meet Tehsildar? The correct answer is hedgehog. Next question. What does Mary present to Jalim as a gift? Options given are colored cotton vest, bouquet, diary, or none of the above. The correct answer is colored cotton vest. Which issue does Mahasweta Devi examine in The Hunt? Options are race, class, gender, all the above. The correct answer is all the above. Who is Dixon in the story? The correct answer is a white man. Who gave this statement about Mary? You look like Hema Malini. Jalim, Banwari, Prasad ji, Tehsildar. The correct answer is Tehsildar. What is the name of coal halt? Options given are Amino, Dalton, Tohri, or none of the above. The right answer is Tohri. What is the color of collector's shirt when he comes to meet Mary towards the end of the story? In the same shirt, he is hunted by Mary. Options given are blue, black, green, red. The right answer is red. Our 50th question is, the story Hunt ends with the words, she has killed the biggest beast. Who is the biggest beast mentioned here? Jalim, collector also called Tehsildar, Prasad ji, Ratan Singh. The correct answer is collector, जिसको तहसीलदार भी कहा गया है दोस्तों। With this, I end today's class friends. Thank you very much.